वेलकम बच्चों। हम लोग आज ट्रांजिस्टर आर्टिकल पर पहली क्लास कर रहेंगे और ट्रांजिस्टर में आज की क्लास में देखते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और इसके कुछ बेसिक से जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिस्टर बच्चों देखिए नाम से ही क्लियर है ट्रांजिस्टर कि ट्रांजिस्टर एक्चुअली जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का मतलब हो गया ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर, यानी कि ये जो डिवाइस है ये रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करती है। और फर्दर जो डिटेल है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करती है वो हम इसी डिस्कशन में, जितनी भी क्लासेस में ट्रांजिस्टर ये आपका कंप्लीट होगा उस डिस्कशन में जान जाएंगे कि ये भाई किस तरीके से रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करती है। ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होती है जो कि काम करती है एम्प्लीफिकेशन का। तो जब आप ट्रांजिस्टर का वर्किंग पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि जो ट्रांजिस्टर नाम की डिवाइस है वो डिवाइस रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करके एम्प्लीफिकेशन का काम करती है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बड़ा करना। जो आपने इनपुट वोल्टेज लगाई है, जो भी आपने इनपुट दिया है उसको आप बड़ा करके मतलब बिग वैल्यू के साथ में आउटपुट ले सकते हैं। तो मेन काम जो ट्रांजिस्टर का है वो एम्प्लीफिकेशन का है। जो पहला ट्रांजिस्टर है वो 1947 में इन्वेंट हुआ था और केजे बर्दीन ने इसको जो है डिस्कवर किया था, पहला ट्रांजिस्टर। लेकिन जो ये ट्रांजिस्टर था ये पॉइंट ट्रांजिस्टर था। इसके बाद में जब ये पॉइंट ट्रांजिस्टर जो है आपका डिस्कवर हो गया, इसके बाद में विलियम सॉकले और W.H. ब्रेटेन, इन्होंने इन्वेंटेड जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी ट्रांजिस्टर से पहले हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन टर्म है ये उसी से रिलेटेड है। तो विलियम सॉकले और W.H. ब्रेटेन ने जो है जंक्शन ट्रांजिस्टर को डिस्कवर किया और इस जंक्शन ट्रांजिस्टर को बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर ये कहा जाता है। बाईपोलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम लोग शॉर्ट में BJT कहेंगे। B फॉर बाईपोलर, J फॉर जंक्शन एंड T फॉर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर का क्या मतलब है यहाँ पर? तो बाईपोलर का मतलब यहाँ पर है बाई माने दो और पोलर मतलब पोल। तो एक्चुअली जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इस जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट टेक प्लेस ड्यू टू बोथ चार्ज कैरियर्स का मतलब हो गया मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्योंकि आपने पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन और होल्स से फ्लो होने वाली करंट को जो है डिस्कस किया हुआ है। तो बाईपोलर इसको क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो लोग करंट बनाते हैं, होल्स भी करंट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी करंट बनाते हैं। तो विलियम सॉकले और W.H. ब्रेटेन ने जो है जंक्शन ट्रांजिस्टर डिस्कवर किया पॉइंट ट्रांजिस्टर के बाद, और ये ज़्यादा यूज़फुल था। कैसे यूज़फुल था वो हम लोग देखेंगे। और फिर 1956 में इन तीनों लोगों को इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो 1956 नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। नोबेल प्राइज़ अवार्डेड टू, तो विलियम सॉकले को नोबेल प्राइज़ दिया गया, W.H. ब्रेटेन को नोबेल प्राइज़ दिया गया और केजे बर्दीन को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये ट्रांजिस्टर जो है इसका ये इंट्रो वाला पार्ट था। अब जो ये ट्रांजिस्टर हैं, जैसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे ही हमको डिस्कशन करना है,
बीजेटी पर हमारा मेन फोकस रहेगा। तो जो ये ट्रांजिस्टर है इसमें दो तरीके के ट्रांजिस्टर हमको पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है पीएनपी और एक हमें पढ़ना है एनपीएन। जो दोनों में इम्पॉर्टेंट है वो एनपीएन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, वन इज एनपीएन एंड सेकेंड इज पीएनपी। और आप पीएन जंक्शन डायोड जानते हो। तो जो बीजेटी हैं आपके आर टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं बीजेटी। पहला है आपका एनपीएन बीजेटी और दूसरा है आपका पीएनपी बीजेटी। एनपीएन बीजेटी में क्या होगा कि पीएन जंक्शन डायोड आप जानते हैं। तो एनपीएन में पीएन जंक्शन डायोड और यहाँ पर भी पीएन जंक्शन डायोड। तो एनपीएन में दो दो पीएन जंक्शन डायोड होंगे जिसमें कि पी आपका कैसा होगा, कॉमन। और यहाँ पर पीएनपी में जो है आपके दो पीएन जंक्शन डायोड होंगे, पहला पीएन जंक्शन डायोड, उसके बगल में दूसरा पीएन जंक्शन डायोड और उसके साथ में ये एन क्या होगा, कॉमन। तो पीएनपी और एनपीएन ये दो तरीके के आपके बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं। एनपीएन में जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। जैसे नाम से ही क्लियर है कि एनपीएन बीजेटी में जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये सैंडविच्ड होगा, सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हमारे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हमारे पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर है। जब हम किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर की सैंडविचिंग कर देते हैं बिटवीन द टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो जो ट्रांजिस्टर तैयार होता है दैट इज कॉल्ड द एनपीएन। इसी तरीके से पीएनपी क्या होगा, तो यहीं से आप डेफिनेशन बना लेना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएनपी में बीच में कौन है, एन है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच्ड होगा बिटवीन द टू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो वो आपका जो है बन जाएगा पीएनपी। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो आपकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने कर ली। अब एक चीज़ आपको और यहाँ पर बता दें कि अगर कोई आपसे ये कहे कि सब कुछ आइडेंटिकल है, सर्किट का बंदोबस्त आइडेंटिकल है, कि अंडर आइडेंटिकल circumstances one circuit having PNP and other having NPN transistor of same dimension, then compare इलेक्ट्रिक करंट ऑफ सर्किट। मतलब एक ऑब्जर्वर है O1, इसने एक सर्किट बनाया है, उसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज किया है। और एक ऑब्जर्वर है O2, उसने जो सर्किट बनाया है वो एनपीएन का यूज किया है। दोनों ट्रांजिस्टर की जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस मतलब आकार, वो बिल्कुल हूबहू सेम है। सर्किट में जो बंदोबस्त किए गए हैं, यानी कि ऑब्जर्वर O1 ने जो सर्किट पर वोल्टेजेस लगाई हैं, ऑब्जर्वर O2 ने जो वोल्टेजेस लगाई हैं, वो सब कुछ सेम है। केवल अंतर इतना है कि ऑब्जर्वर O1 यूज़ कर रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर और ऑब्जर्वर O2 यूज़ कर रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, बाकी सब कुछ सेम है। तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए, यानी कि जिसने पीएनपी के साथ में सर्किट बनाया है
और जिस ऑब्जर्वर ने एनपीएन के साथ जो सर्किट बनाया है, तो दोनों सर्किट में से किस में करंट ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, हमें कंपेयर करना। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि करंट विल बी ग्रेटर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट। यानी जिस ऑब्जर्वर के पास सर्किट में एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होगा उसके पास करंट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पीएनपी। अब क्यों होगी, उसके पीछे वजह क्या है बच्चों? एक्चुअली होगा यहाँ पर ये कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें करंट बनाने की मेन जिम्मेदारी, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन होगी वो होल्स की होगी। वैसे तो मैंने कहा दोनों की होगी, यानी एनपीएन में जो करंट बनाएंगे वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों बनाएंगे, बट वहाँ पे मेजॉरिटी वाला पोर्शन किस में होगा? इलेक्ट्रॉनों के पास होगा। सिमिलरली पीएनपी में भी करंट दोनों ही बनाएंगे, होल्स भी बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी बनाएंगे, बट मेजॉरिटी वाला पोर्शन किसके पास होगा? होल्स के पास होगा। तो यहाँ पर करंट विल बी ग्रेटर देन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट क्यों होगी? उसके पीछे बच्चों रीजन ये है बिकॉज मोबिलिटी, जो मोबिलिटी जिसको कि हमने म्यू से लिखा था, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन होल्स। तो इलेक्ट्रॉनों की जो मोबिलिटी है वो होल्स के कंपेयर में ज़्यादा होती है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में, यानी कि कम रेजिस्टेंस के साथ फ्लो करेंगे एज कंपेयर टू द होल्स। एंड दैट इज़ वाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनों की अच्छी हो जाने से जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट में ज़्यादा होगी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसके पीछे जो लॉजिक है वो मोबिलिटी का है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब जो हमारे ये पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं, इनके लिए कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, यानी कि कॉमन इंफॉर्मेशन है। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इन दोनों ट्रांजिस्टर के पास में 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पर देयर आर 3 टर्मिनल्स इन बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जब हम बात कर रहे हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो वहाँ पर पीएनपी भी आ गया, वहाँ पे एनपीएन भी आ गया, दोनों की बात हो गई। तो दोनों ही ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं। वो कौन कौन से 3 टर्मिनल्स होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, पहले उनके नाम जानेंगे और फिर उसके बाद में उनके काम जानेंगे। तो जो पहला टर्मिनल है दैट इज़ कॉल्ड द इमिटर, और जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम लोग कहते हैं बेस, और जो तीसरा टर्मिनल है दैट इज़ कॉल्ड द कलेक्टर। तो यहाँ पर हमने लिखा ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है अपने पास? तो 2 चॉइस हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में हमारे पास में होंगे पीएनपी और एनपीएन। ये रहा एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये रहा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होंगे, 3 टर्मिनल्स, और 3 टर्मिनल्स में एक टर्मिनल आपका इमिटर होगा, दूसरा टर्मिनल आपका कलेक्टर होगा, और तीसरा टर्मिनल आपका क्या होगा? बेस। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होंगे, उनके नाम क्या क्या हैं? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल में से एक टर्मिनल होगा इमिटर, एक टर्मिनल होगा बेस, और तीसरा टर्मिनल होगा कलेक्टर। सिमिलरली पीएनपी में भी 3 आपके टर्मिनल्स होंगे, नाम वही होंगे इमिटर, बेस और कलेक्टर।
ये तीनों टर्मिनल जो हैं वो सेमी कंडक्टर यानी कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बने होंगे। जैसे एनपीएन का जो इमिटर होगा वो एन टाइप होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो इमिटर होगा वो एन टाइप सेमी कंडक्टर होगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर। एनपीएन का जो P4, ये देखो जो बीच में है दैट इज द बेस, तो जो बेस होगा वो P टाइप होगा, और एनपीएन का जो कलेक्टर होगा वो भी N टाइप होगा, N टाइप सेमीकंडक्टर। और पीएनपी का जो इमिटर होगा वो P टाइप होगा, पीएनपी का जो बेस होगा वो N टाइप होगा, और पीएनपी का जो कलेक्टर होगा वो P टाइप होगा। तो ये तीनों के तीनों टर्मिनल किस चीज़ से बने होंगे, तो वो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बने होंगे। और याद रखना भी बहुत आसान है। जैसे एनपीएन, तो बीच वाला बेस है, अगल बगल के जो हैं वो इमिटर और कलेक्टर हैं। तो देखो P के इधर N है, इधर N है, उनमें से एक इमिटर है, दूसरा कलेक्टर है। एक सीक्वेंस में चलें तो ज़्यादा बेहतर है, इमिटर बेस कलेक्टर, सिमिलरली इमिटर बेस कलेक्टर। अब ये जो ट्रांजिस्टर हैं, चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन हो, ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के बने होंगे। तो जैसे इमिटर की जो डोपिंग है, बेस की जो डोपिंग है, कलेक्टर की जो डोपिंग है, ये एक जैसी होती है या फिर अलग अलग है। तो हम तीनों टर्मिनल की डोपिंग को डिस्कस करते हैं, यानी कि हम तीनों टर्मिनल्स में बात कर रहे हैं डोपिंग का हालचाल। डोपिंग हालचाल, डोपिंग हालचाल इन इमिटर बेस कलेक्टर। E फॉर इमिटर, B फॉर बेस एंड C फॉर कलेक्टर। बच्चों आपको हमने जब जंक्शन डायोड पढ़ाया है तो जो इम्प्योरिटी मिलाते थे, जिस मटेरियल को हम प्योर सेमी कंडक्टर के साथ मिलाया करते थे, उसको हम लोग डोप्ड मटेरियल कहते थे, एंड करस्पॉन्डिंग जो है प्रोसेसिंग डोपिंग कहलाती थी। तो डोपिंग कंसंट्रेशन को हम लोग कैपिटल N से लिखते थे, डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन इज कैपिटल N। इसको हम बोलते थे डोपिंग क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो प्योर सेमी कंडक्टर है उसके 1 वॉल्यूम में कितनी इम्प्योरिटी मिलाई गई है, दैट इज कॉल्ड द डोपिंग कंसंट्रेशन। तो अगर इमिटर में डोपिंग कंसंट्रेशन Ne है, ये डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ इमिटर, और ये Nb, ये डोपिंग कंसंट्रेशन है बेस की, और ये है आपका Nc, तो जो डोपिंग कंसंट्रेशन है दैट इज कलेक्टर की। तो एक जनरल क्वेश्चन आपके लिए कि जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं उनमें डोपिंग का हालचाल कैसा होता है। तो इमिटर जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड। और अगर हम कंपेयर करें तो उसके बाद जो डोपिंग है वो बेस की होती है, और उसके बाद जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो कलेक्टर की होती है। यहां पर जो है बड़ी गलती होती है। ऐसा लोग सोचते हैं या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे ज़्यादा डोपिंग जो है इमिटर की होती है और सबसे कम बेस की होती है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप जान लीजिए कि डोपिंग के हालचाल में सबसे ज़्यादा जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो इमिटर की है। तो यानी इमिटर की डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद डोपिंग कंसंट्रेशन B फॉर बेस की है, और सबसे लास्ट में जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो कलेक्टर की। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी फिजिक्स है, इसके पीछे भी रीज़न है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनको डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। अब डोपिंग के हालचाल के बाद में
हम लोग बात करते हैं जो इमिटर है और जो बेस है, जो कलेक्टर है, ये जब टर्मिनल्स बनते हैं, जब ये रीजन बनते हैं, तो इनकी लेंथ का हालचाल क्या है, इनकी लंबाई का हालचाल क्या है। तो सेकेंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं लेंथ का हालचाल। लेंथ का हालचाल भाई, इमिटर एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होगा, बेस भी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का ही एक टुकड़ा होगा, और कलेक्टर भी आपका सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का ही हिस्सा होगा। तो इन हिस्सों की लेंथ का हालचाल क्या है। तो हम लेंथ को यहाँ पे L से लिखते हैं, और ध्यान देना LE क्या कहेंगे इसको, LE को बोलेंगे लेंथ ऑफ इमिटर पार्ट। जो इमिटर वाला हिस्सा है, इमिटर वाला जो रीजन है, चाहे पार्ट कह दो या रीजन कह दो, L और ये B, ये लेंथ ऑफ बेस पार्ट, और फिर L और ये C लेंथ ऑफ कलेक्टर पार्ट। तो जब हम PNP या NPN ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लेंथ होती है वो कलेक्टर की होती है, सबसे ज़्यादा लेंथ होती है कलेक्टर की। उसके बाद बेस की बहुत कम लेंथ होती है बेस की, और सबसे जो कम जो लेंथ है वो बेस की है, सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो कलेक्टर की है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डोपिंग ये हाईएस्ट है, डोपिंग के मामले में ये सबसे बड़ा है, और डोपिंग के मामले में ये सबसे छोटा है। लेकिन लेंथ के मामले में ये कलेक्टर वाला सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है, बेस। यानी कि इसको कैसे लिखा जाए, लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, कलेक्टर की, उसके बाद में लेंथ किसकी है, इमिटर की, उसके बाद में लेंथ किसकी है, बेस की। तो जो बेस वाला रीजन है, जो बेस वाला पार्ट है, वो बहुत पतला होता है, एंड दैट इज़ वाई उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। अब लेंथ के पीछे भी जो ये फिजिक्स है कि लेंथ सबसे ज़्यादा जो है कलेक्टर की क्यों रखी गई है, तो जब हम लोग इनके वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो हम इनको डिस्कस भी करेंगे। एक्चुअली जो ये इमिटर है, इनका काम होता है इमिट करना। अब NPN का जो इमिटर है वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, और PNP का जो इमिटर है वो होल्स इमिट करेगा, और जो कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। तो कलेक्ट करने वाला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो सारे के सारे जो कैरियर्स होंगे, चार्ज कैरियर्स जो होंगे, उनको आसानी से कलेक्ट कर सकता है। तो आप तो ये बहुत ही कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि अगर आपको कलेक्शन करना है, अगर आपको बुक्स का कलेक्शन करना है, तो आपका जो बैग है जिसमें आप बुक्स कलेक्ट करोगे वो बड़े में होनी चाहिए, बड़ी लेंथ में होनी चाहिए, बड़े साइज में होना चाहिए, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो कलेक्टर है वो लेंथ में सबसे बड़ा है। और यहीं से डोपिंग का भी थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। भाई इमिट करना है, तो इमिट करना है, किसको इमिट करना है, इमिटर को इमिट करना है, और इमिट करने के लिए क्या चाहिए, चार्ज कैरियर्स चाहिए। चार्ज कैरियर्स किससे आएंगे, डोपिंग से आएंगे। जब डोपिंग ज़्यादा करोगे तो चार्ज कैरियर्स भी ज़्यादा होंगे। तो इमिटर जो है बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा इमिट कर सके चार्ज कैरियर, एंड दैट इज़ वाई सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी रखी गई है, इमिटर की। और बाकी जो है इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो हम लोग जब इसके वर्किंग प्रिंसिपल में डिस्कशन करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ये जो कलेक्टर है वो लेंथ में भी बड़ा होता है और एरिया में भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कलेक्टर बिकम लार्ज या लार्जर देन इमिटर एंड बेस पार्ट। जो बेस और इमिटर हैं उनके कंपेयर में जो कलेक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये
कि इमिटर से कैरियर्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ये इमिटर है और यहाँ से कैरियर निकल रहे हैं और ये बेस आ गया, बी फॉर बेस। ये तो पतला सा है। तो ज़्यादातर जो इमिटर के कैरियर्स होंगे वो बेस को पार करके कलेक्टर में आ जाएंगे। तो कलेक्टर का जो एरिया है वो बड़ा रखा गया है, जिससे कि सारे के सारे जो इमिटर हैं वो आसानी से वो कलेक्ट कर सके। भाई अगर कोई इमिटर जो है दाएं बाएं जा रहा है तो एरिया बड़ा होने से कलेक्शन आसानी से हो जाएगा। दूसरा ये कि जब ये इमिटर से कैरियर चलेंगे तो वो कैरियर जब चलेंगे तो कलेक्टर से टकराएंगे बेस को। बेस बहुत पतला सा होता है, तो बेस को क्रॉस करके जब कलेक्टर से टकराएंगे तो हीट जनरेट होगी। और अगर हम एरिया को बड़ा कर देंगे तो जो आपका कलेक्टर है, कलेक्टर का बिग एरिया हीट को सिंक करेगा, यानी कि हीट को कंट्रोल कर लेगा। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी के पास में कलेक्टर ए एरिया का है और ए एरिया पर जब इमिटर के कैरियर्स टकराते हैं तो क्यू हीट पैदा होती है। तो यूनिट एरिया में कितनी हीट पैदा होगी? क्यू बाई ए। ये यूनिट एरिया में पैदा होने वाली हीट है, इससे कलेक्टर गर्म हो जाएगा। अगर हम एरिया को बड़ा कर दें तो यूनिट एरिया में हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर की वजह से, इस हीट की वजह से जो टेम्परेचर डेवलप होता है, इसकी वजह से कहीं आपके ट्रांजिस्टर खराब ना हो जाएं। तो एक तरह से बड़ा जो एरिया है वो हीट सिंक का काम करता है और उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, डिवाइस को गर्म होने से रोकता है। तो ये हैं कलेक्टर के फीचर्स। तो हम लोगों ने डोपिंग का हाल चाल जाना, लेंथ का हाल चाल जाना, और साथ ही साथ इसमें जो है हम लोगों ने एरिया का भी डिस्कशन किया कि एरिया बड़ा क्यों होता है। अब इसके बाद में आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि बेस पतला क्यों है, तो ये सब चीज़ें जब हम लोग ऑपरेशन मोड करेंगे इसका, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल उनका इंट्रो वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फिर जो आपके पीएनपी हैं और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं, इनको हम अगर यहाँ पर बनाएं तो रियलिटी से थोड़ा हट करके हम डायग्राम बना लिया करेंगे। जैसे हम पहले एनपीएन को बनाते हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने बनाया, तो ये रहा एन, ये छोटा सा पी और ये रहा एन। ये इमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। 3 टर्मिनल्स होते हैं तो कनेक्टिंग वायर्स होंगे। इमिटर से कनेक्टिंग वायर ये हो गया, बेस से कनेक्टिंग वायर ये हो गया और कलेक्टर से कनेक्टिंग वायर ये हो गया। अब यहाँ पे जो डायग्राम हमने बनाया है उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया पे ध्यान नहीं दिया। रियलिटी ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो आपका कलेक्टर का बड़ा होगा। आप ऐसे समझें कि अगर हम इस मार्कर की बात करें तो मार्कर में जो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मार्कर ट्रांजिस्टर है, तो जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है ये कलेक्टर है, तो ये थोड़ा मोटा होगा क्योंकि एरिया क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद पतला सा बेस होगा और फिर ये पार्ट आपका इमिटर का होगा। यानी कि अगर हम बात कर लें बेस और ट्रांजिस्टर की टोटल लेंथ पर, अगर बात करें कि टोटल लेंथ जो है ट्रांजिस्टर की और जो बेस वाला पार्ट है उसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इनका जो रेशियो होता है दैट इज 1:150। यानी जो L और ये B दैट इज द बेस पार्ट लेंथ है, बेस रीजन लेंथ है, और यहाँ पे है L, ये टोटल लेंथ ऑफ ट्रांजिस्टर है। टोटल लेंथ कैसे आएगी? LE प्लस LB, ये B बेस में, फिर ये LC। तो अगर इसका रेशियो देखा जाए तो 1:150 है। आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बेस वाला रीजन है वो कितना पतला होता होगा। तो सिंपल वे में जब हम ट्रांजिस्टर का पिक्चराइजेशन करेंगे ज्योमेट्री में तो इस तरीके से दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर हम पीएनपी को दिखाएं तो पीएनपी में भी इमिटर बेस कलेक्टर होते हैं।
तो ये रहा डायग्राम ऑफ पीएनपी, ये P, ये छोटा सा ये N, और फिर ये P, दैट इज इमिटर, दिस वन इज पतला सा बेस एंड दिस वन इज कलेक्टर। और इनके पास में कनेक्टिंग वायर्स होंगे। इमिटर का कनेक्टिंग वायर ये रहा, बेस का कनेक्टिंग वायर ये रहा। तो ये टर्मिनल्स हो गए आपके 3, ये देखिए। तो जब हम ये डायग्राम बनाएंगे तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो एरिया वाली बात थी, क्रॉस सेक्शन एरिया की जो बात थी कि कलेक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो बड़ा था। अगर हम सिंबल में, जैसे ये आपके जो हैं ट्रांजिस्टर बने हुए हैं जनरल वे में, अगर हम इनको सिंबल में बनाएं तो एनपीएन का सिंबल वाला जो रिप्रेजेंटेशन है एनपीएन ट्रांजिस्टर का वो कैसा है? ये रहा सिंबल ऑफ एनपीएन और सिंबल ऑफ पीएनपी। जरा सिंबल में देखिएगा कि क्या डिफरेंस है। ये रहे 3 टर्मिनल। नाउ दीज आर द 3 टर्मिनल्स, डॉट से आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या दोनों सिंबल एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे ये एनपीएन का सिंबल हो चाहे आपका पीएनपी का सिंबल हो, एक जैसे हैं। तो अब डिफरेंस कैसे आएगा? एनपीएन के सिंबल में एक हम एरो लगाते हैं यहां पर बाहर की तरफ, और पीएनपी के सिंबल में एक हम एरो लगाते हैं अंदर की तरफ। जब हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे तो इन एरोज का मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो एरो लगते हैं, वो तीर के जो निशान लगते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब ये जो 3 टर्मिनल है उसमें बेस कौन है, इमिटर कौन है, कलेक्टर कौन है? तो जैसे आप इस तीर को देखिए और आप जंक्शन डायोड के प्रिंसिपल को ध्यान में लाइए। तो जंक्शन डायोड में जो करंट होती थी वो P से N चलती थी, P से N करंट। तो जो तीर का निशान है ये करंट को बताता है, और ये P से N यानी P से N, यानी ये जो है ये आपका P हो गया, ये P हो गया ये, और ये क्या हो गया? N हो गया। और फिर बीच में P आ गया तो इधर वाला भी क्या हो गया? N हो गया। जहां पर आपने एरो लगा रखा है वो वाला टर्मिनल इमिटर का है, जो बीच में है दैट इज द बेस, जो रह गया वो कलेक्टर है, C फॉर कलेक्टर। सिमिलरली यहां देखिए जो तीर है ना, तीर को समझा करो P से N, तो ये आपका P है और ये आपका N है। तो P N, तो ये लास्ट वाला क्या बचा? P बचा। अब जिधर तीर लगा हुआ है उसको आप समझ लेना P से N। तो तीर वाले पोर्शन में जो आपका करंट है वो इमिटर हो गया, और ये बीच में जो है ये बेस हो गया, और जो लास्ट वाला है ये कलेक्टर हो गया। भाई बीच का जो पोर्शन है वो आपके पास आ गया, ये बीच वाला पोर्शन आ गया कि ये P है बीच में और ये N है। तो अगल बगल क्या होंगे? कलेक्टर इमिटर। तो जिस तरफ एरो लगा हुआ है वो इमिटर वाली साइड है। देखो ये एरो लगा हुआ है, ये इमिटर वाली साइड है, उस तरफ जो है वो कैसा है? कलेक्टर है। तो ये सिंबल हो गए इनके। तो जब हम ट्रांजिस्टर को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सिंबल में भी रिप्रेजेंट करेंगे और कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, वर्किंग प्रिंसिपल अभी हम नहीं कर रहे हैं डिस्कशन। अब थोड़ा सा बात करते हैं बाइसिंग के बारे में। बाइस का मतलब आपको पता है कि जब हम बाहर से कोई वोल्टेज लगा देते हैं जंक्शन डायोड में तो हम उसको बाइसिंग करते हैं। और जो ट्रांजिस्टर हैं एक्चुअली जो हैं जंक्शन डायोड ही तो हैं। 2 जंक्शन डायोड हैं, पीएनपी में जो है पीएन और एनपी, उसी तरह से एनपीएन में भी एनपी और पीएन। इस तरीके से ये जंक्शन डायोड है। तो बाइसिंग पर अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, जो 3 टर्मिनल डिवाइस है इसकी बाइसिंग कैसे की जाएगी? बाइसिंग का मतलब होता है
अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज। अब देखिए हम बात कर रहे हो पीएनपी की या एनपीएन की, तो जो बीजेटी है यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें दोनों आ जाते हैं पीएनपी और एनपीएन, इनके तीनों टर्मिनल्स के कॉमन नेम है। पीएनपी में भी इमिटर बेस कलेक्टर होता है और एनपीएन में भी इमिटर बेस कलेक्टर होता है। तो यहाँ पर लिखा इमिटर, बीच में लिख दिया ई फॉर इमिटर एंड बी फॉर बेस और सी फॉर कलेक्टर। कलेक्टर इज सी। अब अगर हम इमिटर बेस को रखते हैं फॉरवर्ड बाइस, एफबी, एफबी का मतलब है फॉरवर्ड बाइसिंग, और फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मतलब है? पी को प्लस से जोड़ना और एन को माइनस से जोड़ना, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब पी को प्लस से जोड़ देना और एन को माइनस से जोड़ देना, ये है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। और आरबी माने रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में उल्टा हो जाता है, पी फॉर पी टाइप, इसको जोड़ते हैं माइनस से, एन फॉर एन टाइप, इसको जोड़ते हैं प्लस से। तो अगर इमिटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है और बेस कलेक्टर रिवर्स बाइसिंग में है, तो जब हम अपने ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके की कनेक्शन को, इस तरीके के सर्किट कनेक्शन को कहा जाता है एक्टिव रीजन। तब हम ये कहते हैं कि जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में है, एक्टिव रीजन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव रीजन ऑफ ए ट्रांजिस्टर? इट मीन्स इमिटर बेस फॉरवर्ड बाइसिंग में है और बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस रिवर्स बाइसिंग में। एक्टिव रीजन को हम लोग फॉरवर्ड एक्टिव रीजन भी कहते हैं। एक्टिव रीजन को फॉरवर्ड एक्टिव रीजन भी कहा जाता है। तो एक तो बाइसिंग का ये तरीका हो गया, और जरा चॉइस देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। अगर हम इमिटर बेस को रिवर्स बाइसिंग कर दें, या चलिए इमिटर बेस तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ही है और बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बाइसिंग में। अगर हमने बाइसिंग ऐसे की है कि इमिटर बेस भी फॉरवर्ड बाइसिंग में, बेस कलेक्टर भी फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो इस तरीके की जो सर्किट एनालिसिस होती है दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर का क्या मीनिंग है ये आप बता सकते हैं कि इमिटर बेस भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है और कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर भी फॉरवर्ड बाइसिंग में। अगर हम इमिटर बेस को रिवर्स बाइसिंग में कर दें और कलेक्टर बेस को भी रिवर्स बाइसिंग में कर दें, यानी कि दोनों के दोनों जो इमिटर बेस थे वो भी रिवर्स बाइसिंग और बेस कलेक्टर जो या कलेक्टर बेस थे वो भी रिवर्स बाइसिंग, तो इस तरीके की सर्किट एनालिसिस को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ये नाम बता रहे हैं, कट ऑफ रीजन। और अगर हम इमिटर बेस को कर दें रिवर्स बाइसिंग और बेस कलेक्टर को कर दें फॉरवर्ड बाइसिंग, जो इमिटर बेस था उसको रिवर्स बाइसिंग में कर दिया और जो कलेक्टर बेस था इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में कर दिया। यानी कि ये जो लास्ट वाला केस है ये इस पहले वाले केस का जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस सिचुएशन को कहते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा इनवर्स एक्टिव मोड में है या रीजन में है। इनवर्स एक्टिव मोड, एक्टिव रीजन। तो ये बता सकते हैं आप कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मोड
या फॉरवर्ड एक्टिव मोड, रीजन बोलो या मोड बोलो। तो ये रहा पहला केस जिसमें कि हम अपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में बोलते हैं, एक्टिव मोड में बोलते हैं। इस वाले केस में हम ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में कहते हैं, और इस वाले केस में हम ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन के लिए बात करते हैं, और लास्ट वाले केस में हम ट्रांजिस्टर को इन्वर्स एक्टिव रीजन या इन्वर्स एक्टिव मोड में डिस्कस करते हैं। बच्चों हम लोग मेनली जो है जिस मोड पर या जिस रीजन पर हमें ट्रांजिस्टर का डिस्कशन करना है दैट विल बी एक्टिव, यानी कि फॉरवर्ड वाला एक्टिव। याद रखना इसका नाम है फॉरवर्ड एक्टिव, इसका नाम क्या है, इन्वर्स एक्टिव। तो ये केवल आप जो हैं बता सकते हैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैचुरेशन रीजन का मीनिंग क्या है, तो आप बता सकते हैं। लेकिन हमें ट्रांजिस्टर की जो डिटेल में डिस्कशन या जो पढ़ाई करनी है फॉरवर्ड एक्टिव रीजन के लिए करनी है। तो फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया करेंगे और फिर इसके जो ऑपरेशन है उसकी बात करेंगे। ये आज हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का इंट्रो वाला पार्ट कर लिया है, और इस इंट्रो वाले पार्ट में हमने ये जाना कि ट्रांजिस्टर एक्चुअली है क्या। तो पता चल गया नाम से कि ये रजिस्टर को ट्रांसफ़र करता है। जब आप इसका वर्किंग पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो एक्टिव रीजन पे हम डिस्कशन करेंगे ट्रांजिस्टर को, तो जब एक्टिव रीजन पे डिस्कशन करेंगे तो ट्रांजिस्टर में छोटे रेजिस्टेंस से बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, और इसीलिए जो छोटा सा वोल्टेज है वो एम्पलीफाइड हो जाता है, बड़ा बन जाता है। और फिर हमने बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर फोकस किया। ये दो तरीके के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, और पीएनपी एनपीएन दोनों में ही तीन टर्मिनल्स होते हैं। इन तीनों टर्मिनल्स के कॉमन नेम क्या हैं, तो इमिटर बेस कलेक्टर। इमिटर और बेस और कलेक्टर का थोड़ा बहुत जो है फिजिकल हालचाल लिया है, डोपिंग को लेकर के, लेंथ को लेकर के और एरिया को लेकर के। बाकी जो है डिटेल इसकी जो है सर्किट जब एनालिसिस की जाएगी उसमें आएगी। और फिर आफ्टर दैट ये व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन एंड इनवर्स एक्टिव रीजन। तो ये इंट्रो वाला पार्ट आप देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, थैंक्स टू ऑल।